नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सत्ता की शुरुआत में सत्ते पे सत्ता यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां। सत्ता में सबसे पहले न्यूज मित्रों को शुभ तस्वीर दिखा देंगे जो चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर ने भेजी है। यह चांद की सतह की लेटेस्ट तस्वीर है। इसरो ने इसे शेयर किया है। मतलब यह कि बहुत जल्द चंद्रयान 3 के चांद पर पहुंचने की शुभ घड़ी आने वाली है। जब विमान में 190 यात्री सवार हों, विमान 33,000 फीट की ऊंचाई पर हो और पायलट को हार्ट अटैक हो जाए तो क्या होगा? सोचा है कभी आपने? कुछ ऐसा ही अजरबैजान से दिल्ली आ रही फ्लाइट में हुआ। पिछले 24 घंटे में विमानों से जुड़ी 3 खतरनाक घटनाएं देखने को मिली हैं। इस पर हमने सत्ता की एक डिटेल कुंजी तैयार की। आज मेड इन इंडिया रिवॉल्वर की बुलेट वाली सत्ता भी आपको दिखाएंगे, जिसमें प्रबल की एंट्री हो चुकी है। भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर प्रबल बेहद ही खास है। इसका निशाना सटीक है। इसकी खासियत पर हमने एक खास कुंजी तैयार की है। हिंदुस्तान का शहर जो सैलानियों के लिए पहली पसंद रहता था, अब वो कुदरत के क्रोध का सामना कर रहा है। वो भी इस कदर कि उस पर दी एंड वाला खतरा मंडरा रहा है। आज शिमला से आए 5 वीडियो के जो संकेत मिल रहे हैं वो भी आपको दिखाई देंगे। बिहार में एनडीए में सीटों का फॉर्मूला तय हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चिराग पासवान और पशुपति पारस को 6 सीटें मिल सकती हैं। उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट मिल सकती है। और सत्ता के न्यूज मित्रों को आतंक पर एक्शन वाला एक अपडेट भी हम दे दें। जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई करते हुए सुरक्षा बलों ने 8 आतंकवादियों को पकड़ा है। बताया जा रहा है कि इनके संबंध खूंखार आतंकी संगठन लश्कर से हैं। हथियारों की बड़ी खेप भी बरामद की गई। पिछले 24 घंटे में हमारे पास 3 ऐसी तस्वीरें आई जिनसे विमानों के सफर को लेकर थोड़ी दहशत बढ़ गई है। इसलिए आज हमने हवाई सफर पर सत्ता की एक चिंताजनक कुंजी तैयार की है। ये करोड़ों लोगों से जुड़ी बहुत जरूरी खबर है। पहले एक साथ ये तीनों तस्वीरें देख लीजिए। पहली तस्वीर मलेशिया की है। एक प्राइवेट प्लेन क्रैश हो गया, इसमें 10 लोगों की मौत हो गई। दूसरी तस्वीर अजरबैजान की है और ये बाकू से दिल्ली के लिए जो एक प्लेन रवाना हुआ था उसकी तस्वीर है। इसमें 33,000 फीट की ऊंचाई पर 190 यात्रियों की जिंदगी पर अचानक संकट आ गया। और तीसरी घटना कल की है जहां नागपुर में फ्लाइट के उड़ान भरने से कुछ देर पहले पायलट की अचानक मौत हो गई। सोचिए, अगर विमान को उड़ाने के दौरान पायलट को कुछ होता तो फिर क्या होता? विमान यात्रा ज्यादातर सुरक्षित और आरामदायक होती है, लेकिन 2 ऐसे कारण होते हैं जो इसे सबसे ज्यादा असुरक्षित भी बनाते हैं। पहला कारण है विमानों में तकनीकी खराबी और दूसरा कारण है पायलट यानी विमान चालक के साथ किसी तरीके की मेडिकल इमरजेंसी। पहले उस घटना की बात करते हैं जिसमें 190 लोगों की सांस हवा में अटक गई थी। इनमें से अधिकतर भारतीय थे। आप एक दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें एक विमान 2.5 घंटे आसमान में सिर्फ इसलिए चक्कर लगाता रहा क्योंकि उस विमान में तकनीकी खराबी आ चुकी थी। विमान की इमरजेंसी लैंडिंग होनी थी, लेकिन लैंडिंग के दौरान ये क्रैश ना हो जाए उसको बचाने के लिए फ्यूल कम करना था और विमान आसमान में चक्कर काटे जा रहा था। और जब ये साबित हो रहा था और जब ये सब हो रहा था तो विमान में ऑक्सीजन भी बहुत कम बची थी। विमान में सवार 190 लोग बुरी तरीके से डरे हुए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो करें तो क्या करें। यह घटना 12 अगस्त की रात की है। अजरबैजान से एक फ्लाइट दिल्ली के लिए रवाना हुई। टेक ऑफ के 55 मिनट बाद जब विमान कैस्पियन सी के ऊपर था तब यात्रियों को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी। इससे पहले कि लोग समझ पाते क्या हुआ, तब तक विमान अचानक नीचे की ओर गिरने लगा। बड़ी मुश्किल से पायलट ने किसी तरह स्थिति को संभाला। यह तस्वीर उसी फ्लाइट की है जिसे 2.5 घंटे बाद उसी बाकू एयरपोर्ट पर फिर से लाया गया जहां से उसने उड़ान भरी थी और लोगों की जान में जान तब आई। एक छोटी सी रील देखिए, फिर आपको कल नागपुर में जो हुआ उसके बारे में डिटेल में बताएंगे। फ्लाइट चली और 1 घंटे के बाद फ्लाइट के ऑक्सीजन मास्क एकदम से ओपन हुए। फ्लाइट एकदम से नीचे लैंड होने लगी। तो प्रार्थना है कि हम सब नीचे सही सलामत लैंड हो जाएं। एसी की आवाज़, एसी हमारा जो है वो ना के बराबर है। अभी प्लेन में बहुत गर्मी लगी। ऑक्सीजन मास्क ऑल्सो नॉट वर्किंग। इंडियन टाइम 2:50 AM।
लेकिन फ्यूल इस एरोप्लेन के अंदर बहुत ज़्यादा है। जब प्लेन लैंड होगा तो उसके अंदर फ्यूल नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना या लिमिटेड। अगर यही तो ये उसको फायर कर रहा है, सब घूम रहा है अपने आप को। 1 घंटे घुमाएंगे। एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग पर जाएंगे। प्लेन में कुछ सब इश्यूज आ गए हैं, इसलिए प्लेन वापस धुआं हो रहा है, बहुत ज़्यादा धुआं हो रहा है, स्मेल आ रही है। और अब दूसरी खबर की बात करते हैं जो नागपुर की है। सोचिए कि आप विमान में सफर कर रहे हैं और विमान चलाते हुए पायलट को हार्ट अटैक आ जाए तो विमान का क्या होगा? विमान में सवार यात्रियों का क्या होगा? यात्रियों की जान कैसे बचेगी? क्या विमान में सफर के दौरान इससे खतरनाक स्थिति हो सकती है? शायद नहीं। कल नागपुर एयरपोर्ट पर ऐसा ही कुछ हुआ। नागपुर से पुणे जाने वाली फ्लाइट के पायलट कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम की अचानक मौत हो गई। उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। यह घटना उस वक्त की है जब दोपहर में वो फ्लाइट टेक ऑफ के लिए बोर्डिंग गेट एरिया में पहुंचे ही थे, यानी वो विमान से टेक ऑफ करने वाले थे, लेकिन विमान में चढ़ पाते उससे पहले ही अचानक बेहोश हो गए। आनन फानन में ग्राउंड स्टाफ की मदद से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जानकारी के मुताबिक कैप्टन मनोज सुब्रमण्यम का कार्डियक अरेस्ट हुआ था। मनोज सुब्रमण्यम की मृत्यु दुखद है, लेकिन सोचिए कि यह घटना अगर फ्लाइट के दौरान होती तब क्या होता? विमान में सवार लोगों के साथ क्या होता? ऐसा नहीं कि नागपुर में कल जो हुआ वो किसी पायलट के साथ पहली बार हुआ है। अभी 16 अगस्त को कतर एयरवेज की दिल्ली दोहा फ्लाइट के पायलट की भी विमान के हवा में उड़ान भरने के बाद मौत हो गई थी। कतर एयरवेज की फ्लाइट में पायलट एक्स्ट्रा केबिन क्रू के तौर पर यात्रियों के बीच बैठा था। इसी दौरान कार्डियक अरेस्ट आने से उसकी मौत हो गई। इससे पहले अमेरिका में भी मियामी चिली के बीच की फ्लाइट के कैप्टन की रविवार रात उड़ान के दौरान मौत हो गई थी। कैप्टन इवान एंडोर फ्लाइट उड़ाने के दौरान बाथरूम में गए थे, जहां कार्डियक अरेस्ट के कारण वो बेहोश हो गए। विमान के को पायलट ने किसी तरह विमान की पनामा में इमरजेंसी लैंडिंग कराई, जहां एयरपोर्ट पर जांच के बाद डॉक्टरों ने कैप्टन को मृत घोषित कर दिया। उस फ्लाइट में 271 लोग सवार थे। इन घटनाओं के बाद पायलटों पर दबाव की बात एक बार फिर से चर्चा में आ गई है। सवाल है, क्या पायलट को आराम नहीं मिलता? क्या पायलट की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है? क्या पायलट दबाव में काम कर रहे हैं? आपके मन में जो सवाल हैं, उस स्थिति से बचने के लिए एक एसओपी है, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स। ये खासकर कॉमर्शियल पायलट्स के लिए तैयार किए गए हैं। अगर भारत को उदाहरण के तौर पर लें तो हमारे देश में मुख्य रूप से अभी 3 तरीके के विमान चलते हैं। पहला है एयरबस 320, घरेलू उड़ानों में इसका इस्तेमाल होता है, जिनकी दूरी 6 घंटे में तय हो जाए। दूसरा है एयरबस 787, जो उन देशों के लिए जाता है जिनकी दूरी 14 घंटे में तय हो जाती है। तीसरा है एयरबस 777, जो सबसे लंबी दूरी के लिए भेजा जाता है। 6 घंटे तक की उड़ान वाले विमान में 2 पायलट जाते हैं। ये विमान जहां पहुंचता है वहां पायलट को न्यूनतम 24 घंटे का आराम दिया जाता है और फिर वापस लौटने पर 48 से 72 घंटे का आराम होता है। अगर उड़ान 10 घंटे की है तो विमान में 3 पायलट होते हैं और उड़ान 12 घंटे से ज्यादा की है तो 4 पायलट विमान में होते हैं। इतनी दूरी वाली जगह पहुंचने पर करीब 52 घंटे का आराम मिलता है। तो इस बात के लिए डरने की जरूरत नहीं है कि अगर हवा में पायलट को कुछ हो जाए तो विमान कैसे चलेगा। दूरी के हिसाब से पायलट की संख्या बढ़ती रहती है। वैसे भी पायलट जब प्लेन उड़ाने जाते हैं उससे पहले उनके कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, अगर पायलट प्लेन उड़ा रहा होता है और ऐसी स्थिति आ जाती है तब क्या होता है, ये सारी चीजें तय की गई हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से अंदर से कॉकपिट का नज़ारा क्या होता है जब फ्लाइट जो है टेक ऑफ कर रहा होता है। जब फ्लाइट टेक ऑफ कर चुका है उसके बाद अचानक से पायलट जो है उससे हार्ट अटैक आ जाए, ऐसे में पैनिक सिचुएशन है। को पायलट क्या करेगा, क्रू मेंबर्स क्या करेंगे? सबसे पहले तो को पायलट इसको ऑटो पायलट को ऑन कर लेगा ताकि स्टेबलाइज जहाज़ हो, बिकॉज ये टेक ऑफ फेज में ही है। वी आर ऑलरेडी अबव द ग्राउंड, तो उसने अब ऑटो पायलट ऑन कर लिया। उसके बाद वो सब चेक करेगा। हमारा को पायलट फुली ट्रेंड होते हैं। ट्रेनिंग ही इतनी हमारी रिगरस होती है कि वो फुली कैपेबल है जहाज़ को संभालने में। जब हम A to B किसी भी लाइक दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं
तो वो उसको आराम से ले जा सकता है, क्योंकि हमारी रिगरस ट्रेनिंग जो है एयर इंडिया की, उसके तहत कोई पैसेंजर्स को घबराने की ज़रूरत नहीं होती। कंट्रीज़ के अलग अलग रूल्स हैं, क्या होता है? देखो, हमारे जो शॉर्ट फ्लाइट्स हैं उसके अंदर 2 पायलट होते हैं, एक कैप्टन एक को पायलट। और जो लॉन्ग हॉल फ्लाइट्स हैं जैसे अमेरिका, कनाडा, उसके अंदर 4 पायलट्स होते हैं। उसमें 3 कमांडर हो सकते हैं, 2 को पायलट, 2 कमांडर हो सकते हैं। तो इस तरह से वो आधा टाइम रिलैक्स करते हैं, आधा टाइम फ्लाई करते हैं। टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान चारों लोग कॉकपिट में बैठे होते हैं। और अब बात रिवॉल्वर की सत्ता की, जिसमें आज एक प्रबल एंट्री हुई है। आज भारत में बनी पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर को लॉन्च किया गया है। इसका नाम प्रबल रखा गया है। लॉन्चिंग के साथ ही प्रबल रिवॉल्वर काफी चर्चा में है। इस रिवॉल्वर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका वजन काफी कम है। यह हल्की .32 बोर की रिवॉल्वर है, बिना कारतूस के केवल 675 ग्राम की है। इसकी बैरल की लंबाई 76 मिलीमीटर है। इसकी कुल लंबाई 177.6 मिलीमीटर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी रेंज। भारत में अब तक 20 मीटर रेंज वाली पिस्टल बनते थे। पहली बार भारत में बनी कोई रिवॉल्वर 50 मीटर रेंज की है, यानी इस रिवॉल्वर से किसी को 50 मीटर की दूरी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी कीमत 1,40,800 रुपए रखी गई है। इसे कानपुर की सरकारी कंपनी एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड यानी AWEIL ने तैयार किया है। फिलहाल स्टॉक लिमिटेड है, इसलिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रिवॉल्वर को बेचा जाएगा। 21 अगस्त से इसकी ऑनलाइन बुकिंग शुरू होगी। वैसे आपको बता दें कि जिस सरकारी कंपनी AWEIL में प्रबल रिवॉल्वर बनाया जा रहा है, उसकी कुल 8 फैक्ट्रीज हैं, जहां मुख्य रूप से भारतीय सशस्त्र बलों, विदेशी सेनाओं और घरेलू नागरिकों के उपयोग के लिए छोटे हथियार और बंदूकें बनाई जाती हैं। ये रिवॉल्वर देश की पहली साइड स्विंग पद्धति की रिवॉल्वर है। इससे पहले जो भी रिवॉल्वर थी वो ब्रेक टाइप थी, जिनको खोलने के लिए एक एफर्ट करना पड़ता था और उसमें एक अंदेशा रहता था कि रिवॉल्वर के जो गर्म पार्ट्स हैं उनसे हाथ जल सकता था लोडिंग एंड अनलोडिंग में। ये इस रिवॉल्वर में उस दिक्कत को दूर कर दिया गया है। इसका वजन केवल 675 ग्राम है और इसकी जो मारक क्षमता है वो 50 मीटर तक की है। इसकी और जो खासियत जो इसमें दी गई है कि इसका बैरल जो है क्रोमियम प्लेटेड है, जिसकी वजह से कि बैरल का वियर रेजिस्टेंस काफ़ी अच्छा है। डेफिनेटली मेरा मानना है कि जैसे इसके फीचर्स हैं और जो हमने इसका प्राइस रखा है, एक्सपोर्ट मार्केट भी हमको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलना चाहिए एक्सपोर्ट मार्केट से भी, क्योंकि जो हमारी रिवॉल्वर्स हैं ये लगभग सारे फीचर्स जो एक इंपोर्टेड रिवॉल्वर में होते हैं सब इसमें मौजूद हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका का गन कल्चर सबसे ज्यादा बदनाम है। वहां आए दिन गोलीबारी की घटना होती रहती है। भारत में उस तरीके का गन कल्चर तो नहीं है, लेकिन भारत में बंदूक रखने की इच्छा रखने वालों की कमी भी नहीं है। खासतौर से नेता निजी सुरक्षा के नाम पर बंदूकधारियों को अपने साथ लेकर चलते हैं। कुछ लोग सुरक्षा के नाम पर भी अपने पास लाइसेंस वाली बंदूक रखते हैं। आपने कई बार देखा होगा शादियों में राइफल से हर्ष फायरिंग की तस्वीरें आती हैं। भारत में बंदूक को लोग दूसरों को डराने और अपना रसूख बढ़ाने के लिए एक आभूषण के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। वैसे भारत में बंदूक रखने के लिए लाइसेंस की जरूरत होती है और हर किसी को यह लाइसेंस नहीं मिलता। इसके लिए कुछ श्रेणियां तय की गई हैं। जैसे आत्मरक्षा के लिए अगर आपकी जान को खतरा है तो आपको गन लाइसेंस मिलेगा। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के लिए अगर आप निशानेबाजी की ट्रेनिंग का कोई स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो गन लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। सिक्योरिटी एजेंसी के लिए अगर आप सिक्योरिटी एजेंसी चलाते हैं तब, फसल की सुरक्षा के लिए अगर आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां जानवरों से फसल को खतरा है तो भी आप गन लाइसेंस के हकदार होते हैं। ट्रेनिंग इन गन हैंडलिंग, और ये उन लोगों को भी जगह मिलती है, उन लोगों को भी मिलता है जो गन हैंडलिंग की ट्रेनिंग देते हैं।
वैसे ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इस कैटेगरी में आ जाएं तो आपको गन लाइसेंस मिल जाएगा। इसके लिए कुछ बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट का होना भी लाजमी है, जैसे पहचान पत्र, एड्रेस प्रूफ, मेडिकल सर्टिफिकेट, मेंटल और फिजिकल दोनों, आयु प्रमाण पत्र 21 वर्ष से इसका ज़्यादा होना, चरित्र प्रमाण पत्र, कोई क्रिमिनल केस ना हो, इनकम की जानकारी, संपत्ति की जानकारी, किसी प्रकार की देनदारी, लोन या उधार हो तो इसकी जानकारी भी देनी पड़ती है। अगर भारत की बात करें तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस वाली बंदूक है। यहां 13,29,584 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है। दूसरे नंबर पर जम्मू कश्मीर है, जहां 5,01,05 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है। तीसरे नंबर पर पंजाब है, जहां 4,21,888 लोगों के पास लाइसेंस वाली गन है। हमारे पास एक वीडियो है, ये वीडियो बहुत खतरनाक है। इसमें एक व्यक्ति गोलियां चला रहा है। एक बार पहले वो पूरा वीडियो देखिए, फिर इस खबर के डिटेल आपको बताते हैं। और अब खबर पर आते हैं। क्या आप अंदाजा लगा पाएंगे कि यह आदमी बालकनी में खड़े होकर गोली क्यों चला रहा था, किस पर चला रहा था? दरअसल इंदौर के खजराना इलाके में बैंक में गार्ड की नौकरी करने वाला राजपाल सिंह कल अपने डॉग को घुमाने निकला। इस दौरान दो कुत्तों की लड़ाई हो गई। इसे लेकर उनके पड़ोसियों ने आपत्ति जताई। दोनों में कुछ कहा सुनी हुई। इसके बाद राजपाल सिंह को इतना गुस्सा आया कि वो अपने घर गया, लाइसेंसी बंदूक निकाली और बालकनी में आकर गोलियां चलाने लगा। इस फायरिंग में 2 लोगों की मौत हो गई और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोपी राजपाल को गिरफ्तार कर लिया गया। कुत्ते की लड़ाई हो गई थी तो उन्हें डंडा उठा के कुत्ते को मारा। तो साहिल उधर से आया, साहिल ने बोला कि मेरे कुत्ते को क्यों मार रहे हो। वो ऊपर चले गए और वहाँ से फायर करे। हम गिर गए थे। उसी देर में तो विमल को और राहुल को गोलियां इतनी लगी हैं कि वो स्पॉट पे शांत हो गए। वो लड़ाई हो रही थी कुत्ते की और बस उसी में हाथापाई होने लग गई और वो दनादन लगातार फायरिंग वायरिंग चलान करने लग गया। मैं उनकी लड़की को पकड़ने गई विमल की और बस उनने गोली चला दी और लग गई। और इसका कुत्ता था जो घुमाने ले जा रहा था, वो अपने घर में गया। चूँकि वो गार्ड है, उसने अपने ऊपर चढ़ करके और फायर किए। कुल इसमें 8 लोग घायल हुए हैं और इन 8 घायलों में से 6 लोगों को उपचार अभी चल रहा है और 2 लोगों की इसमें डेथ हुई है। सोचिए कि हमारा समाज कितना असहिष्णु हो गया है। डॉग्स की लड़ाई पर, उनके भौंकने पर एक दूसरे की हत्या की जा रही है। कुछ दिन पहले ट्रेन में एक आरपीएफ के जवान ने 4 लोगों की हत्या सिर्फ एक राजनीतिक बहस के बाद कर दी थी। इसके अलावा एक वीडियो आया था जिसमें एक युवक एक महिला से टकरा गया तो उसके पति ने युवक को इतने जोर से थप्पड़ मारा कि वो रेल की पटरी पर जा गिरा और ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई। आप सोच कर देखिए हमारा समाज किस तरह क्रोध के अंगारे हाथ पर रखकर घूम रहा है ताकि किसी पर फेंक सके, किसी को अपने क्रोध का शिकार बना सके। आप विचार करेंगे तो डर जाएंगे कि आप कैसे समाज में रहते हैं जहां छोटी छोटी बातों पर गोलियां चल रही हैं, हत्या की जा रही है। और सत्ता में अब बात करते हैं हिंदुस्तान के उस शहर की जिस पर कुदरत का कहर ऐसे बरपा है कि अब उसके अस्तित्व पर खतरा मंडराने लगा है। जो शहर दुनिया भर के लोगों के लिए पसंदीदा हिल स्टेशन रहा, उसके नाम के साथ दी एंड लिखने की नौबत धीरे धीरे करीब आ रही है। उस शहर का नाम है शिमला। राजधानी दिल्ली से करीब 350 किलोमीटर दूर शिमला पल पल नई दरारें और भूस्खलन देखकर डर रहा है। TV9 भारतवर्ष की टीम शिमला सहित हिमाचल प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में रिपोर्टिंग कर रही है और हमें 5 वीडियो संकेत मिले हैं जो आज कई सवाल उठाते हैं। अब शिमला इस तरह कितने दिन और कुदरत के प्रकोप को झेल पाएगा? सवाल पहला यह है, क्या शिमला शहर की खूबसूरती के लिए अब दी एंड वाला खतरा सामने है? क्या भारत का सबसे मशहूर हिल स्टेशन धीरे धीरे इतिहास के पन्नों में धंस जाएगा?
आखिर शिमला सहित हिमाचल के तमाम रिहायशी इलाकों की किस्मत में खतरनाक दरारें किसने लिख दी? हमने शिमला की जो वीडियो कुंजी तैयार की है वो आपकी आंखें खोल देगी। तो इस कुंजी को आपको हम दिखाएं, उसके साथ साथ आपको कुछ डिटेल भी बताते चलते हैं। टूटते पहाड़ की ये तस्वीर शिमला से आई है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। इसी मॉनसून की मूसलाधार बारिश के बाद की ये तस्वीर है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे पहाड़ पानी के प्रहार के आगे नतमस्तक है, कैसे बड़ी बड़ी चट्टानें चूर चूर हो रही हैं। समझने वाली बात यह है कि जिन चट्टानों को तोड़कर विस्फोट से उड़ाकर सड़कें बनाई गई, अब चट्टानें टूटकर उन्हीं सड़कों पर मौत की तरह बरस रही हैं। ये इस बात के संकेत हैं कि पहाड़ों पर अंधाधुंध निर्माण कार्य के घातक परिणाम सामने आ रहे हैं। ये तस्वीर शिमला के स्लॉटर हाउस की है, जो हम आपको दिखाने वाले हैं, जो मिनटों में तबाह हो गया। कुछ लोग देखते रहे, चिल्लाते रह गए, पूरा मकान 1 मिनट के अंदर मिट्टी में मिल गया। ये तस्वीर एक संकेत है शिमला में बनी उन बड़ी बड़ी इमारतों के लिए जो डेंजर जोन में है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि पुराने शिमला का 25% हिस्सा डेंजर जोन में आता है, और उन इलाकों में ऐसे ही मकान, होटल, रेस्टोरेंट और दुकानें हैं। और शिमला में बज रही खतरे की घंटी का तीसरा संकेत समझ लीजिए। यह तस्वीर कालका और शिमला के बीच रेल लाइन की है, जिसका साल 1903 में निर्माण हुआ था। सैलाब की चपेट में आए इस रेलवे ट्रैक के नीचे की जमीन गायब हो चुकी है। आपको बता दें, इस रेल लाइन को हेरिटेज रेलवे ट्रैक का दर्जा यूनेस्को की ओर से दिया जा चुका है।